हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम्वेदा। कैसे हैं आप सब? आई थिंक के मज़े में होंगे, मस्ती मार रहे होंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और इंडिपेंडेंस डे आपने सेलिब्रेट किया होगा अच्छे से। स्कूल में तो और अच्छे से सेलिब्रेट करते, बट अभी फिलहाल घर पे रहना पड़ रहा है, तो घर के हिसाब से आपने सेलिब्रेट किया होगा। और लास्ट हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। और उसमें मैंने आपको दो टॉपिक बहुत अच्छे से करवा दिए थे। वन इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखिए, अब थोड़ा सा आगे टॉपिक को पढ़ते हैं आज हम। जब इतना डिस्कवर हो गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, तो फिर साइंटिस्ट ने ये सोचा कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे होंगे, कैसे वो अरेंज होंगे, है ना। अरेंजमेंट तो बतानी पड़ेगी ना। अब हमें ये तो पता चल गया अभी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं, किसी के पास 1, किसी के पास 2, किसी के पास 10, किसी के पास 20। लेकिन अब पता ये करना था कि कैसे वो अरेंज है, किस तरीके से उनकी अरेंजमेंट की गई है। ठीक है, तो उस अरेंजमेंट को समझाने के लिए अलग अलग रिसर्चर्स ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारे तरीके बताए और बहुत सारे स्ट्रक्चर दिया आपको। इसलिए चैप्टर का नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको दिए गए एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई प्रोटॉन ऐसे हो सकता है या इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकता है। तो बेसिकली क्या है, उनका नाम क्या दिया, उनका नाम दिया मॉडल। ठीक है, और 9th क्लास के अंदर आपने 2 या 3 मॉडल अच्छे से पढ़े हैं। हालांकि उसमें से मैं एक मॉडल अच्छे से पढ़ाऊंगा, बट दो मॉडल तो आपने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो आज का जो पहले टॉपिक था हमारा वो मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो बहुत 4 मॉडल हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। मॉडल ऑफ एटम, एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका, स्ट्रक्चर। सबसे पहला हमारा होता था थॉमसन मॉडल। ये हमने पढ़ा हुआ है भाई, ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये तो किसी काम का नहीं है मॉडल। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई कुछ नहीं बनता। 9th क्लास में पढ़ा हुआ आपने इसको। वाटरमेलन मॉडल ही बोलते थे इसको हम, है ना। तो ये मॉडल तो आपने पढ़ा हुआ है, तो इस मॉडल के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सीबीएसई ने या सॉरी जो सीबीएसई ने इस टॉपिक को इस साल के लिए सिलेबस से वैसे भी एक्सक्लूड कर दिया है। और वैसे भी ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई यूज नहीं है इसका, तो ये मॉडल हम नहीं पढ़ रहे हैं। और थोड़ा बहुत इतना आपको आइडिया 9th में पढ़ा हुआ है कि रेड पार्ट जो होता था हमारा वो इलेक्ट्रॉन का काम करता था, और जो उसके सीड होते थे वो हमारे प्रोटॉन का काम करते थे। तो वो सभी बातें इसमें है, लेकिन वो किसी सक्सेसफुल तो हुआ नहीं, और सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मॉडल आपको दिया गया था जो रदरफोर्ड ने दिया था, रदरफोर्ड मॉडल, याद है ना। रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था ना आपने। इसमें क्या बोलते थे, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते ना, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें अल्फा पार्टिकल को हम गोल्ड फॉइल के ऊपर बोmbardment करते थे ना, गोल्ड फॉइल के ऊपर बोmbardment। तो बहुत सारे पार्टिकल तो ऐसे निकल जाते थे सीधे के सीधे, और कुछ पार्टिकल जो है वो अपनी डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो जाते थे, और कुछ पार्टिकल बिल्कुल वापस आ जाते थे। तो उसके बेस पे रदरफोर्ड ने आपको ये बताया था कि भाई एटम का बहुत सारा स्पेस खाली पड़ा है, वैकेंट स्पेस है, और एक सेंटर में क्या है, पूरे एटम का मास है, जिसको क्या नाम दिया गया था, उसने न्यूक्लियस दिया गया था। और क्योंकि वो पार्टिकल रिपेल होके आ गए थे, तो न्यूक्लियस पे उसने क्या कहा कि न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव हो, क्योंकि प्रोटॉन का मास जो है इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है भाई। तो एटम के न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, और उसके अराउंड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसलिए उन इलेक्ट्रॉन को नाम दिया गया था प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। बट वो मॉडल भी थोड़ा सा फेल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एक तो वो एनर्जी वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इलेक्ट्रॉन्स का, कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते 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 न्यूक्लियस में गिर जाने चाहिए, लेकिन न्यूक्लियस में नहीं गिरते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल भी हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन में आपको नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, जो थोड़ा बहुत था मैंने आपको साथ साथ बता दिया कि क्या इसमें होता था। तीसरा जो मॉडल था पढ़ा आपने वो भी हुआ है, लेकिन ज्यादा अच्छे से आप दोबारा उसको पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल था भाई, बहुत मॉडल। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड मॉडल है एटम का। यहाँ इसको हम पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए पहले हमें कुछ और चीजें पढ़नी पड़ेंगी, फिर हम यहाँ तक आएंगे। बट मैं बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में आपको बोहर मॉडल भी पढ़ना है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट जो आपको मॉडल पढ़ना है वो पढ़ना है क्वांटम मॉडल। ये ही मॉडल एटम का सबसे बढ़िया मॉडल है, क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, यही मॉडल जो है एटम का सबसे बेस्ट मॉडल अब तक है, जिसने आपको एटम के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इन दो मॉडल्स का फेल होने का कारण एक और भी था भाई, कि इनके टाइम तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इन्होंने न्यूट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया हमें। तो जब न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बताया नहीं, तो मॉडल को पढ़ने का कुछ फायदा भी नहीं हुआ। हाँ, रदरफोर्ड का फायदा ये हुआ, रदरफोर्ड का फायदा सिर्फ इतना हुआ कि इसने आपको न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, जो थॉमसन ने नहीं दी थी।
कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, वो बिल्कुल ठीक था इसका पॉइंट, बोर ने भी इसको यूज किया, क्वांटम मॉडल भी इसको यूज कर रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी चीजें इन दोनों मॉडल में गड़बड़ थी। तो जो बाकी के दो मॉडल आपके पास आए, बाकी के दो मॉडल आपके आए जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी, तो इन दो मॉडल्स की जो इंपॉर्टेंस है वो इन दोनों से बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो मैं किसी वीडियो में एक कोई सीरियल था, कोई वेब सीरीज थी शायद, उसमें स्टूडेंट जो है केमिस्ट्री के बारे में बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोलता है, मुझे बहुत हंसी आती है, बहुत अच्छा लगता है कि इतनी तारीफ वो केमिस्ट्री करता है, ये होता है वो होता है, और उसमें वो मॉडल का नाम भी लेता है, तो कहता है कि थॉमसन क्यों दिया गया, रदरफोर्ड क्यों दिया गया, बोहर क्यों दिया गया, सीधा ये क्यों नहीं पढ़ाया गया भाई हमें क्वांटम मॉडल ही। तो उसका आंसर जो मुझे आता है, जो केमिस्ट्री का टीचर एक आंसर देगा उस बात का, वो ये देगा कि भाई जब तक आप गलत को नहीं पढ़ोगे आप सही नहीं समझ सकते हो। अगर आपको थॉमसन मॉडल के बारे में नहीं पता हो तो आप उसकी कंपैरिजन रदरफोर्ड मॉडल से नहीं कर सकते हो, आप नहीं बता सकते कि रदरफोर्ड मॉडल में थॉमसन में क्या फर्क आया, क्या हमने उसमें रिसर्च किया, आगे क्या चेंजेस आए, क्यों आए वो चेंजेस। इसी तरह रदरफोर्ड को नहीं पढ़ोगे तो बोहर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का कंसेप्ट रदरफोर्ड ने दिया था। तो इसलिए आपको सारे मॉडल पढ़ाए जाते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट ये क्यों नहीं पढ़ाया गया। इसको पढ़ने के लिए बोहर को समझना जरूरी है भाई, क्योंकि बोहर को समझोगे तो वहां से पता चलेगा क्या कमियां थी जो पूरी नहीं कर पाए थे, इसीलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी पढ़ने की, ठीक है ना। तो वो उस बात का वो आंसर था, ठीक है। चलिए जी, तो इन मॉडल को हम पढ़ेंगे बाद में चैप्टर्स में, ये तो मैं आपको बता दिया कि इस चैप्टर में कौन कौन से मॉडल पढ़ने हैं। तो इन मॉडल को साफ करते हैं। अब इन दो के बारे में फिलहाल मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं भाई, इसके बावजूद अगर कोई डाउट्स आपको है, रदरफोर्ड से या थॉमसन से कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो मुझे कमेंट्स में या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, और वहां से आप मुझे बता सकते हो कि सर मेरा क्या क्वेश्चन है और कैसे डाउट आएगा। हाँ, कुछ टाइम के बाद मैं आपको शायद एक व्हाट्सएप नंबर भी दूं जिसमें आप डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर तो नहीं होगा वो कि मैं पर्सनल नंबर दूंगा, बट हाँ एक व्हाट्सएप नंबर अलग से मैं बच्चों को दूंगा, शायद आज की वीडियो के लास्ट में मैं आपको डाल दूं वो नंबर, या नेक्स्ट वीडियो में आपको नंबर बता दूं, तो उस नंबर पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। जब भी मुझे टाइम लगेगा कोशिश करूंगा कि मैं फटाफट आपके डाउट्स जो है वो भेज सकूं। तो वो व्हाट्सएप नंबर आपको मैं दे रहा हूं, बच्चे कोशिश करते हैं व्हाट्सएप पे डाउट लेने की फटाफट से, तो कमेंट्स में डालने की बजाय, तो मैं अलग से व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा, और उस व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे जो है डाउट्स अपने भेज सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा मोस्टली कि सारे डाउट्स को मैं किसी तरीके से सोल्व कर सकूं, ठीक है। चलिए जी, तो उसको साफ करते हैं और आगे आते हैं। देखिए भाई, रदरफोर्ड के मॉडल के आने के बाद कुछ 10-15-20 साल तक तो वो इसी थ्योरी पे चलते रहे कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं, न्यूट्रॉन नाम की कोई चीज नहीं होती, मतलब और कोई पार्टिकल उसमें होता ही नहीं है 15-20 साल तक तो। लेकिन फिर उन्होंने ये देखा कि भाई अगर हम सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि हमारे एटम के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और उसके बेस पे जो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे अलग अलग, वो बिल्कुल ठीक नहीं आ रहे थे, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि जब हमने एटम का मास कैलकुलेट करना स्टार्ट किया तो एटम का मास जितना आना चाहिए था विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन के मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो भाई बहुत नेग्लिजिबल सा होता है, तो हम जो मास कैलकुलेट करते हैं प्रोटॉन के मास की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। रदरफोर्ड ने आपको यही कहा था कि कभी किसी भी एटम का मास अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप प्रोटॉन का मास कैलकुलेट कीजिए, जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतना उसका मास आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में उतना मास नहीं आ रहा था, एक्चुअल में उतना मास नहीं आ रहा था। तो यहां से रदरफोर्ड ने ये कहा, रदरफोर्ड ने आगे फिर ये भी कहा कि भाई ऐसा हो सकता है कि देखिए रदरफोर्ड ने डिस्कवरी नहीं की न्यूट्रॉन की, मैं आपको ये कह रहा हूं डिस्कवरी की है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी 1932 के अंदर, ये आप बात ध्यान रखिएगा, पूरी स्टोरी को समझिएगा। 1932 के अंदर चैडविक ने ही डिस्कवरी की थी, लेकिन रदरफोर्ड उसका टीचर था, तो रदरफोर्ड चैडविक को उस टाइम पढ़ा रहा था, उसका पीएचडी गाइड था, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने अपनी डिस्कवरी के 20-10 बार ये ऑब्जर्व किया कि भाई एटम का मास सिर्फ प्रोटॉन की वजह से नहीं है, एटम के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी जरूर प्रेजेंट हैं जिनका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होगा और जिन पर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज दो ही हो सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्रोटॉन पे आ गया था, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे आ गया था। तो यहां से उसने ये कहा कि भाई चार्ज तो नहीं हो सकता है उसके ऊपर, लेकिन उसका मास नियर अबाउट किसके होगा, प्रोटॉन के होगा, इसलिए उसका नाम दिया न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। हाँ, रदरफोर्ड ने सिर्फ इसके असम्पशन दी थी, प्रपोज इसको एक्चुअल में इसको डिस्कवर नहीं किया था, उसने सिर्फ ऐसा कहा था कि ऐसा हो सकता है कि एटम में ऐसा कोई पार्टिकल भी होगा जिसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होगा और जिसके पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसी को सही मानकर जो हमारे साइंटिस्ट चैडविक, उन्होंने फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, और उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की, उन्होंने एक एटम लिया बेरिलियम का, ठीक है, बेरिलियम उन्होंने एक एटम डिस्कवर चूज किया, और ये रहा हमारे पास बेरिलियम,
ठीक है, और इसका मास 9 होता था, और ये 4, ये क्या होता है बताऊंगा आपको मैं, ऐसे तो आपको पता ही होगा कि ये इसका एटॉमिक मास है या इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और इसमें क्या किया उसने, इसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स की बोmbardment की। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई आपके, अल्फा पार्टिकल्स आपके एक्चुअल में हीलियम जैसे होते हैं, हीलियम नहीं होते हैं, मैं कह रहा हूं हीलियम जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर भी उतना ही मास होता है जितना मास हीलियम पे होता है, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, यानी 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हीलियम जैसा ही होता है, इसलिए क्योंकि हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मास भी हीलियम जैसा ही होता है। तो अल्फा पार्टिकल को बेसिकली हम डिनोट करते हैं इससे, ठीक है। ये डिनोट कर रहे हैं भाई, एक्चुअल में नहीं है। तो 4, 2 और हीलियम। तो जब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम के ऊपर डाला गया, बोmbardment की गई बहुत अच्छे से, तो यहां से क्या हुआ, यहां से हमारे पास जो हमारा बेरिलियम था वो हमारा कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, कार्बन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कार्बन के अंदर। और साथ में उसे कुछ और रेज मिली, जैसे कैथोड रे मिली थी, एनोड रे मिली थी, वैसे से कुछ और रे मिली जो जिसमें कोई चार्ज नहीं था। अब उसे ये कैसे पता चला कि उसमें कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि वो जो रे आपकी थी वो रे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट हो रही थी ना मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट हो रही थी, क्योंकि जो हम पीछे रे पढ़ के आए हैं वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट हो रही थी, डिफ्लेक्शन हो रही थी। लेकिन इन रे में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, ये रे बिल्कुल सीधी निकल गई। इसका मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं था, मास तो था लेकिन चार्ज नहीं था। मास कैसे पता चला, क्योंकि कैथोड रे एनोड रे जो आपकी है, एनोड रे आपकी पेनिट्रेट कर रही थी गोल्ड फॉइल, किसी भी मेटल फॉइल से, ये भी इसी तरीके से किसी भी मेटल फॉइल से पेनिट्रेट कर गई, व्हील को भी इसने घुमा दिया, इसका मतलब इनके पास भी मास था। तो जो ये पार्टिकल आपके निकले इनको क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन नाम दिया गया। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए भाई कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, किस एलिमेंट पर क्या बोmbardment किया गया था। तो अल्फा पार्टिकल पर आपका बोmbardment किया गया था, सॉरी बेरिलियम पर बोmbardment की गई थी अल्फा की। देखिए याद कैसे करते, 9 4 13, 12 और 1 13, मास कंजर्व है, मास में कोई चेंज नहीं आया, 4 और 2 6, और याद देखिए यहाँ भी कितना है 6, चार्ज भी कंजर्व है, ठीक है। तो ये आपकी डिस्कवरी थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। किसने की थी, चैडविक ने। तो ये हमने आपको समझा दिया आज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। डिस्कवरी किसकी की थी, न्यूट्रॉन की। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई, आसान सा था ये तो। चलिए अब इसको साफ करते हैं और अब आपको एक नया टॉपिक जो है वो थोड़ा सा समझाते हैं। चलिए देखिए भाई, इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है, हालांकि बहुत आसान से आपने पढ़ा हुआ सारा, वो मुझे कुछ बताने की उसमें कुछ खास जरूरत है नहीं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये 2 टर्म है भाई, ठीक है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से, ठीक है, और मास नंबर को हम डिनोट करते हैं A से, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता क्या है आप सभी को पता है भाई, ये तो मैं सिर्फ याद दिलवा रहा हूं थोड़ा सा आपको, इसके बारे में कुछ खास है नहीं बताने लायक, मतलब ये आपको सबको पता होता है क्या होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए एटम, ये होता है। या और क्या हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है ना। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एटम, ओके। तो एटॉमिक नंबर क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम और आयन, ठीक है। अब मैंने आयन वर्ड क्यों यूज किया, देखिए मैं आपको वो बता देता हूं। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं आपको सोडियम का एग्जांपल देता हूं। हमें सबको पता है, लोअर क्लासेस में हम सब पढ़ के आए हैं कि भाई सोडियम के एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि भाई इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने ही होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं भाई Na पॉजिटिव के का एटॉमिक नंबर क्या है, हालांकि आयन बन गया, लेकिन अगर मैं इसमें पूछूं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 11 ही होगा।
क्योंकि प्रोटॉन अभी भी इसमें कितने हैं, 11 ही हैं। तो हम बेसिकली एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन की उससे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की उससे नहीं देखते हैं। किसी भी स्पीशीज का आपको एटॉमिक नंबर देखना हो तो आप हमेशा प्रोटॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन मत देखिए। हाँ, एटम वाले केस में दोनों इक्वल हो जाते हैं, एटम वाले केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो जाते हैं, बट आयन वाले केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम हमेशा क्या देखते हैं, इसलिए हम हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन ही देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो ये आपका कंसेप्ट हो गया एटॉमिक नंबर का। उसके बाद दूसरा क्या है आपका, मास नंबर का। तो मास नंबर क्या होता है वो बता देता हूं आपको मैं। देखिए, मास नंबर और एटॉमिक मास अभी तक आपको सेम बताए जाते थे भाई, लेकिन एटॉमिक मास और मास नंबर दो अलग चीजें हैं। मास नंबर तो क्या है आपका, मास नंबर तो आपका सम होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस, उसे बोलते हैं मास नंबर। जैसे सोडियम का मास नंबर 23 होता है, और यही हम इसका एटॉमिक मास भी लेते हैं। बट एक्चुअल में एटॉमिक मास और मास नंबर भाई दो अलग चीजें हैं। क्यों? देखिए, मास नंबर क्या है आपका, मास नंबर तो आपका सम है भाई, सम, काउंटिंग कर रहे हैं हम। काउंटिंग कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है, 1 2 3 ऐसे पार्टिकल गिनते हैं ना। तो प्रोटॉन हम हमेशा पूरे गिनते हैं, न्यूट्रॉन कभी आधा नहीं हो सकता, प्रोटॉन कभी आधा नहीं हो सकता, पूरा ही होगा। तो मास नंबर तो क्या है, मास नंबर तो हमेशा एक, मास नंबर जो होता है वो तो हमेशा एक होल नंबर होता है। मास नंबर क्या होता है, हमेशा एक होल नंबर होता है। लेकिन जो हमारा एटॉमिक मास होता है, हमारा जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास तो हमारा फ्रैक्शन में आता है भाई, फ्रैक्शनल होता है एटॉमिक मास तो। ठीक है, एटॉमिक मास हमेशा क्या होता है हमारा, फ्रैक्शन में होता है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोटॉन का मास ले रहे हैं भाई। और प्रोटॉन का मास कितना होता है एक का, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 होता है ना। और न्यूट्रॉन का कितना होता है, 1.675 इंटू 10⁻⁻24। अच्छा, न्यूट्रॉन के लिए चार्ज बाय मास कितना होगा भाई, न्यूट्रॉन के लिए चार्ज बाय मास कितना होगा? क्या न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है? नहीं। तो अगर न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है तो चार्ज बाय मास की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के चार्ज बाय मास की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या फर्क है। तो एटॉमिक मास आपका फ्रैक्शनल हो सकता है और मास नंबर आपका होल नंबर होता है। बहुत कम केसेस है भाई जहां मास नंबर और एटॉमिक मास सेम हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 23 ग्राम जब लिखते हैं तो वो एटॉमिक मास है। लेकिन अगर मैं 23 लिख रहा हूं तो वो मास नंबर है। मास नंबर के केस में कोई यूनिट नहीं आती है मास की, कोई ग्राम कोई एएमयू वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल नंबर शो कर रहे हैं, क्योंकि वो सम है भाई, सिर्फ काउंटिंग है एक। तो मास नंबर जो होता है वो यूनिटलेस होता है हमारा। एटॉमिक मास जो होता है उसकी यूनिट हो सकती है, एएमयू हो सकती है, ग्राम हो सकती है। ठीक है, तो ये फर्क आपको समझ में आना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई कि मास नंबर क्या होता है। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास और मास नंबर। मान लीजिए कोई एलिमेंट है एक्स टाइप का, इसमें हमेशा ऊपर की तरफ हम लिखते हैं एटॉमिक, सॉरी मास नंबर, और नीचे हम लिखते हैं हमेशा एटॉमिक नंबर। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी हमेशा किसी भी एलिमेंट की, इसमें हम उसका ऊपर की तरफ लिखते हैं उसका मास नंबर और नीचे लिखते हैं उसका क्या, नीचे क्या लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, हालांकि इनके बेस पे कुछ ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं आपके, बट फिर भी एक क्वेश्चन ऐसा जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं वो क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाए कैसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारे पास कितना टाइम है, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं। चलिए जी, इसको साफ करते हैं। देखिए भैया, एक आपका क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो। हाउ मेनी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 0.18 ग्राम ऑफ 30p और 15। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पर 15 क्या हो गया आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसका मतलब 15 ही आपका क्या हो गए, प्रोटॉन होंगे, और 15 ही क्या होंगे आपके पास, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आ गए इक्वल। लेकिन ये सिर्फ एक एटम के अंदर है भाई, 15 जो है वो एक एटम के अंदर है, हमें तो 0.8 ग्राम में लेने, टोटल कितने होंगे। ठीक है, ये तो एक एटम के आगे भी, एक एटम के पास इतने प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन मास नंबर कितना है 30, अगर उसमें से हम प्रोटॉन माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 15, ये आएंगे। मतलब जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही हमारे पास प्रोटॉन भी होंगे और उतने ही हमारे पास न्यूट्रॉन भी होंगे, तीनों सेम आएंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। अगर इसका मतलब अगर हम एक चीज निकाल दें, प्रोटॉन निकाल दें, इलेक्ट्रॉन निकाल दें, न्यूट्रॉन निकाल दें इसमें, तो बाकी सभी चीजें भी आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए
गिवन मास कितना है फास्फोरस का 0.18, और यही इसका एटॉमिक मास इक्वल भी होता है नियर अबाउट, तो 30 हमने रख लिया। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, वो हमारे पास 0.006 मोल आएगी। ठीक है, इतने इतने मोल है। अब भाई एक मोल में होते हैं 6.022 इंटू में 10⁻23 एटम फास्फोरस के, तो 0.6 इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ 30 पी फास्फोरस एटम कितने होंगे, 0.006 इंटू में 6 इंटू में 022 10⁻23 और इंटू में, बस इंटू में क्या ये आएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास नंबर ऑफ फास्फोरस एटम जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि देखिए ये एटम आ गए, एक एटम में कितने प्रोटॉन है 15, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे टोटल, नंबर ऑफ प्रोटॉन टोटल कितने होंगे 15 गुना में 0.006 इंटू में 6.022 इंटू में 10⁻23। इसको जब सोल्व करते हैं तो आंसर जो आपके पास आता है अबाउट 5.418 इंटू 10⁻22 आता है। तो इतने सारे प्रोटॉन्स जो है वो आपके प्रेजेंट होंगे 0.08 ग्राम में, इतने ही आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और इतने ही आपके न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आना चाहिए करना। ठीक है, समझ में आ गया, आसान सा क्वेश्चन था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन भी सोल्व। ठीक है, देखिए उसके बाद दो तीन चीजें और है बस जो आज हम करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक तो हम कल ही करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा वहां से आपका, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से स्टार्टिंग से हम करें प्रॉपरली, बीच बीच में ऐसा नहीं टाइम खराब करें हम। ठीक है, दो तीन डेफिनेशन है तो आपको पता होनी चाहिए, पता भी है आपको, मैं तो सिर्फ याद दिलवा रहा हूँ, ये रिविजन तो चल रहा है एक तरह का। एक तो आप पढ़ते थे आइसोटोप, पढ़ते थे, एक आप पढ़ते थे आइसोबार, और एक आप पढ़ते थे आइसोटोन। आइसोटोन तो मुझसे किसी ने शायद लाइव क्लास जब पहले ली थी तो उसमें भी किसी ने पूछा सर व्हाट इज आइसोटोन, तो मैंने वहां भी बताया था कि आइसोटोन क्या होता है। ठीक है, अच्छा देखिए आइसोटोप्स क्या होते हैं, क्या होता है आइसोटोप्स, क्या होता है आइसोटोप्स, एक ही एलिमेंट के एटम्स, एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number। ठीक है, एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत अच्छा सा आपको याद रहता है। हाइड्रोजन का 1H1 होता है, 2H1 होता है, 3H1 होता है, तीनों एटम हाइड्रोजन के हैं लेकिन तीनों का मास नंबर देखिए अलग अलग है, यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, एटॉमिक नंबर सेम है। इसका मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हैं 0, प्रोटॉन कितना है 1, इलेक्ट्रॉन कितना है 1, यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हैं 1, प्रोटॉन कितना है 1, इलेक्ट्रॉन भी कितना है 1, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 2, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके आइसोटोप्स। फिर आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक बताया था एवरेज एटॉमिक मास का, वो आइसोटोप से केस में निकालते थे ना, तो ये ऐसे होता था। ठीक है, दूसरे क्या है आपके आइसोबार, बिल्कुल उल्टा कर दीजिए आइसोटोप्स का, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग क्या, हैविंग सेम मास नंबर, एटॉमिक नंबर तो नॉर्मली डिफरेंट ही होगा, एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, नॉर्मल सी बात है, एटम डिफरेंट एलिमेंट के लिए है तो एटॉमिक नंबर तो वैसे ही डिफरेंट होगा। ठीक है, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आइसोबार बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं आइसोबार के, आइसोबार के एग्जाम्पल पता पढ़े हैं आपने, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं आइसोबार के एग्जाम्पल। देखिए कैल्शियम और स्कैंडियम, कैल्शियम का 40 होता है लेकिन मास एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसका 40 होता है लेकिन एटॉमिक नंबर 21 होता है, तो ये क्या है आपके, ये आपके आइसोबार की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ऐसे ही कार्बन के भी होते हैं भाई, कार्बन नाइट्रोजन का 14,7N होता है और कार्बन का आइसोटोप होता है 14, तो ये भी आपके क्या हैं, ये भी आपके आइसोबार में आते हैं। तो ये आप एग्जांपल हो गए आइसोबार के।
तीसरा आपका है आइसोटोन, इसको साफ करना पड़ेगा अभी मुझे। देखिए आइसोटोन्स क्या होते हैं, ऐसे एटम्स, ऐसे एटम्स, आइसोटोन एटम्स having the same number of न्यूट्रॉन्स, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या दोगे आप, जैसे मान लीजिए तो मेरे पास है 16 ऑक्सीजन और 8, ठीक है, और एक पास 14 कार्बन और 6, ठीक है, एक और ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले सकते हो, नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन 7। अब इन तीनों के आप न्यूट्रॉन निकाल लो, 16 माइनस 8 आ गया, 14 माइनस 6 8 आ गया, 15 माइनस 7 8 आ गया, तो तीनों के पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 हैं। इट मीन्स कि दे आर द आइसोटोन्स, तो ये होते हैं आइसोटोन्स, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो ये था आपके डेफिनेशंस आइसोबार, आइसोटोन और आइसोटोप की। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, कोई लंबा चौड़ा टॉपिक था नहीं, आज आसान सा टॉपिक था। कल से हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में कल पढ़ेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसमें से भी। तो आज के लिए इतना काफी था, कल करते हैं नया टॉपिक स्टार्ट, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल की वीडियो पूरी देखिए, भाई कंप्लीट वीडियो देखिए आराम से, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।